सो आज हम क्लास के अंदर ये देखते हैं कि मोमेंटम का फोर्स के साथ जो है वो क्या रिलेशन है। बिकॉज मोमेंटम को हमने पहले तो डिफाइन किया था एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और साथ साथ जो है वो अब हम जो है वो मोमेंटम को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ फोर्स। सो एक्सेलरेशन की हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, change in velocity upon time. So this is equals to vf माइनस वी आई ओवर टी। तो ये हमने जो है वो सिंपल बेसिक डेफिनेशन जो होती है एक्सेलरेशन की वो पढ़ी थी। इसी तरह से जो हमने सेकंड लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ हमने देखा कि फोर्स इक्वल्स होती है एम ए के, और यहाँ से एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एम। तो एक तो हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल होती है फोर्स अपॉन एम के, और एक हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के। सो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल हैं। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देता हूँ। सो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल्स टू एफ ओवर एम। सो नेक्स्ट, डेल्ट बी एफ माइनस वी आई का मतलब असल में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। सो मास को अगर मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊं, जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एम डेल्टा वी ओवर टी इज इक्वल्स टू फोर्स। सो न्यूमरेटर को अगर हम देखें यहाँ पे, दैट इज मास इनटू डेल्टा वी। सो सिंपल हमने पढ़ा था कि मास मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल्स टू मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम। सो अगर ये मास तो क्योंकि चेंज होता नहीं है बॉडी का, तो अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मास इनटू डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। सो मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ। सो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, दैट चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। सो ये हमारे पास रिलेशन होता है बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, जिसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द रेट सर ये ऑफ। मुझे यहाँ से डेरिवेशन समझ नहीं आई, ये एम डेल्टा वी अपॉन टी सर। ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स फोर्स। अच्छा, यहाँ मैंने जो एक्सेलरेशन की दो डेफिनेशंस लिखी हैं समझ आई। एक तो एक्सेलरेशन इसके बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन एक इसके इक्वल होती है फोर्स अपॉन एम। यस सर। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला एक्सप्रेशन भी ए के बराबर है, ये एक्सप्रेशन भी ए के बराबर है, तो मैंने दोनों एज को जो है वो इक्वेट कर दिया। तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी और इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। ये स्टेप क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर मैंने क्या है, वी एफ माइनस वी आई का मतलब चेंज ही होता है, तो मैंने वी एफ माइनस वी आई को चेंज कर दिया, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल्स टू एफ अपॉन एम कर दिया। फिर मैंने ये किया कि जो यहाँ ये वाला एम जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास एक साइड पे फोर्स रह गई, और दूसरी साइड पे मेरे पास मास इंटू वेलोसिटी आ गया, मास इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। यहां तक समझ आया? यस सर। ओके। सो फिर जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। सो पी इज इक्वल्स टू एम वी। सो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ये। सो मास कांस्टेंट है, और अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम
will be equals to mass multiply by change in velocity. सो मेरे पास यहाँ जो एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो न्यूमरेटर के अंदर मास इंटू वेलोसिटी लिखा है, मैंने इसको मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी को इक्वेट कर दिया विद चेंज इन मोमेंटम के। समझ आया? नहीं सर, आप रिपीट कर दें। ओके। मैंने देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर्म होके आया था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये जो पूरी चीज़ है ना, ये पूरी चीज़ बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम के। सो इस इक्वेशन के अंदर मैंने इसको उठा के यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मेरे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। एम डेल्टा वी की जगह मैंने पुट कर दिया डेल्टा पी, टाइम की जगह एज इट इज टाइम और फोर्स की जगह एज इट इज फोर्स। यस सर, समझ आ गया। ठीक है। सो यहाँ मेरे पास जो है वो फोर्स का जैसे एक ये फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, इसी तरह से मेरे पास फोर्स का एक फॉर्मूला आ गया डेल्टा पी अपॉन टी। और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा पी का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम। और जो डिवाइड में टाइम आता है, तो डिवाइड में जब टाइम आता है तो उसका मतलब होता है रेट। सो फोर्स को हमने डिफाइन किया, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई फोर्स की, दैट force is actually whenever the force applied on a body, its momentum changes with respect to time. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। सो अब एक डायग्राम में बता, यहीं इसी फॉर्मूले में से हम एक और चीज डिफाइन करते हैं। इसी हमारी बुक के पेज नंबर 57 पे जो है वो ऊपर एक डायग्राम बनी हुई है, वो निकालो जरा पेज नंबर 57 पर। पेज नंबर 57 पे जो एक डायग्राम ए बनी है और एक डायग्राम बी बनी है, इन दोनों डायग्राम्स को गौर से देखो और बताओ क्या फर्क है दोनों में। सर डायग्राम ए में ये एक हार्ड बॉडी को किक कर रहा है और डायग्राम बी में एक सॉफ्ट बॉडी को किक कर रहा है। बिल्कुल सही है। एक सिंपल सी तो रिप्रेजेंटेशन डायग्राम से यही है कि एक हार्ड स्टोन को हिट किक करें और एक सॉफ्ट बॉल को किक करें। इसी तरह से इसका जो इफेक्ट होगा, लेट सपोज अगर हम जो है वो अपने पाँव से एक स्टोन को हिट करें और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से अगर हम एक बॉल को हिट करें, तो क्या फर्क होगा इन दोनों में? सर स्टोन मूव नहीं करेगा या फिर काफ़ी देर से मूव करेगा और बॉल आराम से मूव कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बॉल भी उसी तरह से मूव करेगा जितना जो है वो स्टोन मूव कर रहा है। बट फर्क ये होगा कि जब हम स्टोन को हिट करेंगे तो वो उससे हमें पेन ज़्यादा फील होगा, और जब हम बॉल को हिट करेंगे तो बॉल को हिट करने से हमें पेन जो है वो कम फील होगा। तो ये जो दोनों हालांकि सेम सिचुएशंस हैं, सेम फोर्स से और सेम वेलोसिटी से हम जो है वो हिट करें, बट स्टिल इन दोनों में जो ये हमें डिफरेंस फील हो रहा है, वो क्यों फील हो रहा है वो हम देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये वो स्टोन है जिसके ऊपर हम जो है वो अपनी लेग के साथ जो है वो उसको यूं हिट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक हार्ड स्टोन है। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या होगा कि जब हम इस लेग से स्टोन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये स्टोन भी हमारे फीट के ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा पैर है उसके ऊपर जो है वो पेन फील होगा। जबकि जब हम इसी फीट के साथ हम एक बॉल को हिट करते हैं, तो बॉल को हिट करने से डायग्राम में गौर से देखो, जब हम बॉल्स को हिट करेंगे तो हिट करने से ये जो बॉल है वो थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, बॉल जो है वो अपनी थोड़ी सी शेप चेंज कर लेगा। और इससे होगा क्या कि पहली डायग्राम के अंदर जो टाइम ऑफ फोर्स है इज वेरी लेस, टाइम ऑफ फोर्स जो है वो बहुत ही कम है। जबकि जो दूसरी वाली केस है, दूसरी वाली जो एग्जांपल है, उसके अंदर जो टाइम ऑफ फोर्स है वो लार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि स्टोन कंप्रेस नहीं होगा, तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे फीट से, तो हमारी फोर्स
इंस्टेंटली किसी एक स्मॉल से इंस्टेंट के ऊपर जो है वो उस हार्ड बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और ये हार्ड बॉडी फौरन से उतनी ही फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेगी। जबकि दूसरी एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, दूसरी एग्जाम्पल के अंदर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी फोर्स के अप्लाई होने का जो टाइम है वो ज्यादा होगा। हमारे पैर और बॉल के दरमियान जो कांटेक्ट है, जो या फिर इसको हम इम्पैक्ट टाइम कहते हैं, इम्पैक्ट टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है, 1/10 है। जबकि जो स्टोन वाला केस है उसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है 1/100 ऑफ अ सेकेंड। इसका मतलब है कि जब हम हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हार्ड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने का जो टाइम है वो बहुत ही कम है, और कम टाइम होने की वजह से जो हमारी फोर्स स्टोन के ऊपर लग रही है, स्टोन वापस से हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है उतनी ही बहुत ही कम टाइम के अंदर, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। जबकि जब हम पाँव से बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉल कंप्रेस होता रहे हो जाता है साथ साथ, जिसकी वजह से जो टाइम है हमारे पाँव और बॉल के दरमियान वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है फोर्स का वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन फील नहीं होता। एग्जाम्पल समझ आइए। यस सर। ओके, इसी तरह की एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक एग को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। एग को हमने जो है वो थ्रो नहीं किया, लेट सपोज हम जो है वो एग को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ हमारे पास मौजूद है एक एग। एग को मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और ये हमारा हैंड है। मैं हैंड की मूवमेंट को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, मेरा हैंड मूव नहीं कर रहा, ना अपवर्ड डाउनवर्ड ना राइट लेफ्ट। जैसे ही ये एग मेरे हैंड के ऊपर फॉल करेगा तो क्या होगा? प्रोबेबली ये फिर टूट जाएगा अंडा। ब्रेक हो जाएगा। ये एक हमारी जर्नल ऑब्जर्वेशन है। फिजिक्स की टर्म्स में मुझे बताओ कि जब ये एग हमारे हैंड के ऊपर फॉल करेगा तो क्या होगा? सर एग का, एग क्योंकि सॉफ्ट बॉडी है तो इसका इम्पैक्ट हैंड के ऊपर कम लार्ज होगा और ये टूट जाएगा। अच्छा, देखो, ये एग का जो शेल है वो सॉफ्ट बॉडी नहीं होगी, ये हार्ड बॉडी होगी। हार्ड बॉडी होगी तो उसका जो इम्पैक्ट टाइम है वो बहुत ही कम होगा। सो जैसे ही ये एग जो है वो हमारे हैंड के ऊपर फॉल करेगा तो ये एक्चुअली फोर्स अप्लाई करेगा हमारे हैंड के ऊपर। सो हमारा हैंड क्या करेगा, हमारा हैंड भी जो है वो बिल्कुल इक्वल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब चूंकि ये जो एग है वो एक हार्ड बॉडी है, हार्ड ऑब्जेक्ट है, इसीलिए जो हमारा इम्पैक्ट टाइम है ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट टाइम ऑफ फोर्स, जो हमारा फोर्स का इम्पैक्ट टाइम है विल बी वेरी लेस। तो जब फोर्स का इम्पैक्ट टाइम बहुत ही कम होता है तो सारी की सारी फोर्स इंस्टेंटली एक बॉडी दूसरी बॉडी पे अप्लाई कर देती है, जिसकी वजह से जो बॉडी का मोमेंटम में चेंज है वो बहुत ही तेजी से आता है। और मोमेंटम का चेंज जितना ज्यादा तेजी से होगा, बॉडी के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा फोर्स का वो उतना ही ज्यादा होगा। तो अभी ये जो मैंने बात कही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूं। इफ impact time of force is very less, then momentum will be changed very quickly, and due to this the impact of force will increase। जैसे प्रीवियस वाली एग्जांपल में देखें तो लेग से हम फोर्स जो स्टोन पे लगा रहे थे और लेग से जब हम फोर्स बॉल के ऊपर लगा रहे हैं तो दोनों अप्लाई किए हुए फोर्स बराबर है। स्टोन जो फोर्स लगा रहा है हमारे पाँव के ऊपर और ये जो बॉल हमारी
फोर्स लगा रहे हैं हमारे पाँव के ऊपर, ये दोनों फोर्स भी बिल्कुल बराबर है, बट एक केस के अंदर हमें पेन ज्यादा फील हो रहा है, बट दूसरे केस के अंदर हमें ज्यादा पेन फील नहीं हो रहा। द रीजन इज बिकॉज इम्पैक्ट टाइम स्टोन केस में कम है, जिसकी वजह से फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हो गया है। इसी तरह से एग को कैच करते हुए हम क्या ट्रिक इस्तेमाल करें कि अगर यहाँ से एग को फॉल किया है, तो जैसे ही ये एग हमारे हैंड को टच करे, मैं अपने हैंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करूं। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से क्या होगा, जैसे ही एग हमारे हाथ को टच करे, मैंने फौरन से अपने हाथ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, एग का और मेरे हाथ के दरमियान जो कांटेक्ट है या जो इम्पैक्ट है, उसको टाइम को बढ़ा दिया। जब मैंने इम्पैक्ट टाइम को बढ़ा दिया जब मैंने इम्पैक्ट टाइम को बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से जो हमारा फोर्स का जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो गई। समझ आई यहां तक बात? यस सर। ओके। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, हमने कार्स के अंदर एयर बैग्स देखे होंगे। एयर बैग्स का नाम सुना है? यस सर। क्या करते हैं ये एयर बैग्स? सर एक्सीडेंट के वक्त फिर अगर क्रैश होने वाला होता है तभी एयरबैग्स खुल जाते हैं। ओके, एयर बैग जो है वो खुल जाते हैं। तो ये जो वर्किंग है ना एयर बैग्स की, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी मोमेंटम। ये जो एयर बैग्स की वर्किंग है वो भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो अभी मैंने पीछे दो एग्जांपल्स बताई। अब देखो, स्टीयरिंग व्हील अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, और यहाँ एक पर्सन मौजूद है, अगर एक्सीडेंट होता है या फिर ये पर्सन जो है वो एक शार्प ब्रेक अप्लाई करता है, तो फौरन से इसकी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, इसका जो हेड है वो फौरन से कोलाइड करेगा इस स्टीयरिंग व्हील के साथ, या फिर विंड जो ग्लास स्क्रीन होती है उसके साथ, या फिर कार के जो अपर बॉडी होती है उसके साथ। तो यहाँ जो स्टीयरिंग व्हील है और ये जो हमारा हेड है, वो दोनों जो है वो एक हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ये दोनों जो है वो हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब हेड हमारा इस स्टीयरिंग व्हील को स्ट्राइक करेगा या कोलाइड करेगा, अब ना तो ये स्टीयरिंग व्हील कंप्रेस हो सकता है जैसे फुटबॉल हो रहा था, ना तो ये जो हमारा हेड है, ना हमारा हेड जो है वो कंप्रेस हो सकता है फुटबॉल की तरह। इसका मतलब है कि जब हमारा हेड इस स्टीयरिंग व्हील को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, तो फोर्स अप्लाई कर रहा है स्टीयरिंग व्हील पे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, ये स्टीयरिंग व्हील भी हमारे हेड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और चूंकि हमारा हेड कंप्रेस नहीं हो सकता, तो ये जो फोर्स अप्लाई होगी जो कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूटन में होती है, जिसकी वजह से हमारा हेड या हमारा जो स्कल है वो फौरन से डैमेज हो जाएगा। समझ आई ये बात? यस सर, तभी ये एयरबैग्स खुल जाते हैं ताकि इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाए, बिल्कुल बढ़ सही जाए। है कि जो जैसे ही जो है वो, अब वो इसकी एयरबैग्स की वर्किंग जो है वो कि किस तरह से ओपन होगा, किस तरह से शॉक को फील करके फौरन से ओपन हो जाता है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट खुलने के बाद और कोलिजन के दरमियान जो चीज अप्लाई हो रही है, जो उसकी वर्किंग है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द मोमेंटम। तो अब एयर बैग्स हमने देखा होगा कि वो फुटबॉल से भी ज्यादा जो है वो कंप्रेसिबल होते हैं। तो हमारा हेड जैसे ही इन एयर बैग के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो ये जो एयर बैग है वो फौरन से हमारे हेड के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बजाय कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने की वजह से हमारा हेड और इस एयर बैग के दरमियान जो कांटेक्ट वाला टाइम है या जो इम्पैक्ट वाला टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब कांटेक्ट टाइम या इम्पैक्ट टाइम इंक्रीज हो जाए, तो इस इंक्रीज होने वाले टाइम की वजह से फोर्स की जो इफेक्टिवनेस है या फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। अब एक केस के अंदर सारी फोर्स एक साथ लगा दी जाए, या फिर एक केस के अंदर उतनी ही फोर्स थोड़े ज्यादा देर तक लगाते रहे, तो उससे फोर्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो हेड है वो डैमेज होने से बच जाता है। समझ आ गई एग्जाम्पल? यस सर। ओके। सो
ओके, सो ये जो जिस क्वांटिटी की हम या जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ना, कि हमने अपने टाइम को प्रोलॉन्ग कर दिया, और टाइम को प्रोलॉन्ग करने की वजह से क्या हुआ, जो फोर्स है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई। फोर्स अप्लाई करने से, सॉरी, टाइम को प्रोलॉन्ग करने से जो हमारी फोर्स की इफेक्टिवनेस है वो कम हो गई। सो इस चीज को, जैसे अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, डेल्टा पी ओवर टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स। सो अगर मैं टाइम को यहां लाके मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास डेल्टा पी इक्वल हो जाता है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो ये तो जनरल मोमेंटम का ही फॉर्मूला है हमारे पास। सो जब हम टाइम को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, तो टाइम को प्रोलॉन्ग करने से क्या होगा, टाइम अगर इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो फोर्स की इफेक्टिवनेस है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, बट फोर्स की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। सो अगर हम यहाँ ये देखें कि टाइम इंक्रीज होने से मोमेंटम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम पे, सर ये भी इंक्रीज होगा। ये भी इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सो ये जो सिर्फ मोमेंटम इंक्रीज नहीं होगा, जो चेंज आ रहा है ना मोमेंटम में, वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, चेंज इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं कि टाइम को जब हमने प्रोलॉन्ग कर दिया, सो चेंज इन मोमेंटम इंक्रीजेस। और यहाँ चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कि जो मोमेंटम का चेंज है वो फौरन से नहीं आया, बिकॉज मोमेंटम का जो चेंज है वो ग्रेजुअली आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हेड की वेलोसिटी थी, लेट सपोज 50 मीटर्स पर सेकेंड, और अगर ये हमारे हेड की वेलोसिटी फौरन से 50 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो इस चेंज इन मोमेंटम से जो इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, वो बहुत ही ज्यादा होगा, एज कंपेयर टू अगर वेलोसिटी हमारी 50 मीटर पर सेकेंड से 45 मीटर पर सेकेंड हो जाए, उसके बाद फिर 40 मीटर पर सेकेंड, देन हमारे पास 35 मीटर, फिर इस तरह से होते होते अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, या इस तरह से होते होते मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। और फिर जब टाइम हम प्रोलॉन्ग कर देते हैं, तो देन हम उस चीज को कहते हैं, इट इज नोन एज इम्पल्स। समझ आ गई बात? हेलो, आवाज आ रही है मेरी अब? यस सर। ओके, सो इम्पल्स मैंने जो लास्ट समझाया बताया वो क्लियर है? अब लास्ट वाली जो बात है वो रिपीट कर दें। ओके, लास्ट कहाँ तक समझ आया? सर आप इम्पैक्ट समझा रहे थे कि 50 से 0 का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, फिर 50 ओके, टू 45 कम ओके, होता है। सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो मैंने ये कहा था कि फॉर एग्जांपल हमारे हेड की जो वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, और कोलिजन के बाद जो है वो हो जाती है फौरन से जीरो। सो जब मोमेंटम 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से डायरेक्ट जीरो हो रहा है, सो फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, इज वेरी लार्ज। सो बजाय इसके 50 मीटर पर सेकेंड से हमारी वेलोसिटी हो जाए 45 मीटर पर सेकेंड, देन हो जाए 40 मीटर पर सेकेंड, देन हो जाए 35 मीटर पर सेकेंड, देन 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम ग्रेजुअली आए, चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेजुअली, जब ग्रेजुअली चेंज आ रहा होता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड टाइम, जब चेंज इन मोमेंटम इज ड्यू टू प्रोलॉन्ग टाइम, तो फिर इस टर्म को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज इम्पल्स। समझ आ गई बात? सर मतलब जो प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर कोई इम्पैक्ट चल रहा हो तो फिर उसको हम इम्पल्स बोलते हैं।
बिल्कुल सही है, फिर हम जो है वो उसको इम्पल्स कहेंगे। इम्पल्स का मतलब ये है कि चेंज इन मोमेंटम सडन नहीं हो रहा, बल्कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो एक उस तरह से क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम जो है वो ग्रेजुअली हो रहा है, सडन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से फोर्स का इम्पैक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो जल्दी से देख लेते हैं साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर है 3.2 और पेज नंबर हमारे पास सेम है 57। इस एग्जाम्पल में हमें कहा है कि फोर्स अ 1500 किलोग्राम कार, एक कार है जिसका जो मास है इट इज 1500 किलोग्राम, एंड इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक वेलोसिटी चेंज हो गई, और इस दौरान जो हमें टाइम लगा है इट इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। सो एक वेलोसिटी हमारे पास हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी, एक हो जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। हाउ लार्ज वॉज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो मोशन को रिड्यूस कर रही है, तो दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स हमें मालूम करनी है। तो जैसे अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू फोर्स, और डेल्टा पी का मतलब होता है मास इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सो वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो सर आप फोर्स, रिपीट कर सकते हैं ठीक यहाँ है, से फॉर्मूला से? ओके, फॉर्मूला से जो है वो दोबारा देखते हैं। डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल्स टू फोर्स होती है, जो कि अभी हमने ड्राइव भी किया था, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो मैं अब जो है वो इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा था। मास की जगह हमारे पास हो जाएगा 1500, वेलोसिटी जो फाइनल है इट इज 15, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 20, एंड डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है 3। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 - 20 इज -5 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू फोर्स। सो फाइनली हमारे पास फोर्स इक्वल हो जाएगी, दैट इज 2500 न्यूटन। एफ इज इक्वल्स टू माइनस 2500 न्यूटन। तो ये वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो कि उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी जब उसकी वेलोसिटी को हम 20 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक रिड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो माइनस साइन आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि हमारी जो बॉडी है या जो बॉडी है वो रिटार्ड कर रही है, या बॉडी का जो मोशन है वो रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। सेम लॉ और सेम एक्सप्रेशन है जो कि हमने पहले भी जो है वो स्टडी किया था इन 9th क्लास फिजिक्स। फॉर एग्जांपल, दो हमारे पास बॉडीज हैं जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लेट से ये हमारे पास हो जाती है बॉडी ए, और ये हो जाती है बॉडी बी। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक का मास हम ले लेते हैं m1 और दूसरी बॉडी के मास को हम कह देते हैं m2। लेट से फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो v1, और सेकेंड बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने नाम दे दिया v2। सो अगर हम सपोज करें, लेट से v1 इज ग्रेटर देन v2, सो आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होगा, बॉडी ए जो है वो कोलाइड करेगी बॉडी बी को। कोलिजन से क्या होगा, बॉडीज के जो मासेस हैं उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी का मास, पहली बॉडी का मास सेम रहेगा m1, दूसरी बॉडी का मास जो है वो सेम रहेगा m2। बट इस कोलिजन की वजह से क्या होगा, बॉडी ए फोर्स अप्लाई करेगी बॉडी बी के ऊपर, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ए ऑन बॉडी बी। एज अ रिजल्ट क्या होगा सर अकॉर्डिंग टू, साइजेस सेम होते हैं? दोबारा पूछो।
सर दोनों के ए और बी के साइज सेम है। नहीं, सेम नहीं है, M1 M2 कुछ भी हो सकता है। ओके सर। सो बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया फोर्स ए बी से, जिसका मतलब है फोर्स ऑफ ए ऑन बॉडी बी। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बॉडी बी फोर्स अप्लाई करेगी बॉडी ए के ऊपर, जो कि इक्वल होगी एफ बी ए, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी बी ऑन बॉडी ए। सो ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगी, सिवाय फर्क क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ए बी विल बी इक्वल्स टू एफ बी ए, बट विद अ नेगेटिव साइन, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। ओके। सो अब इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे फॉर्मूले के अंदर हमने जो है वो पढ़ा था, दैट फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है? मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटीज। तो दोनों बॉडीज की मैंने इनिशियल वेलोसिटीज कंसिडर की थी v1 और v2। सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट सपोज इसको हमने कह दिया, इसकी पहले वेलोसिटी थी v1, और टकराने के बाद, कोलिजन के बाद मैंने सपोज कर ली इट इज v1 प्राइम। और बॉडी बी की जो वेलोसिटी थी पहले v2, टकराने के बाद मैंने सपोज कर ली इट इज v2 प्राइम। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके। सो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी में चेंज आया है। बॉडी ए की वेलोसिटी में जो चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। और डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम माइनस बॉडी ए की वेलोसिटी v1 इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली बॉडी बी की चेंज इन वेलोसिटी देखें, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। फाइनल वेलोसिटी बॉडी की बी की मैंने कही कि इट इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। सो दोनों बॉडीज की चेंज इन वेलोसिटीज मैंने देख, सर V1 क्या होगा? V2 प्राइम माइनस V1। सॉरी v2 आएगा यहाँ पर। सो ये हमारे पास हो गया v2। अब हम जो है वो दोनों बॉडीज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको निकालते हैं। दैट लेट सपोज ये जो फोर्सेस को जैसे मैंने नाम दिया था एफ ए बी और एफ बी ए। सो फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी, सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, बिकॉज बॉडी ए फोर्स अप्लाई कर रही थी। तो फोर्स दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम टाइम भी ले लेते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो इट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जो कि इक्वल हो जाएगा m1। और चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आया था v1 प्राइम माइनस v1। सिमिलरली बॉडी बी के लिए देखें तो फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए multiply by time of impact is equals to change in momentum, and it will be equal to m2 and v2 prime minus v1। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। सो अब ये मेरे पास जो है वो दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक मेरे पास, अच्छा अब ये जो टाइम है ना, टाइम दोनों के लिए सेम है। बॉडी ए जितनी टाइम तक बॉडी बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो बॉडी ए भी जो है वो इसके ऊपर, बॉडी बी भी जो है वो बॉडी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये दोनों सर जो आपने टाइम, ना, आपने जो सेकंड फॉर्मूला लिखा है ये V का A पे इम्पैक्ट, उसमें आपने वापस से ओके V1 ओके लिखा ठीक है। है ठीक है ठीक है, ये हमारे पास v2 ही आएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस क्लियर है?
यस सर। ओके। सो जैसे मैंने अभी कहा कि दोनों के लिए जो टाइम इम्पैक्ट टाइम है टी, जितनी देर तक बॉडी ए ने बॉडी बी पे फोर्स लगाई और बॉडी बी ने बॉडी ए पे फोर्स लगाई, ये दोनों टाइम आपस में एक दूसरे के बराबर है। और ये जो टाइम है और साथ साथ ये जो फोर्स है एफ ए बी, मैंने यहाँ लिखा भी था, एफ ए बी और एफ बी ए दोनों आपस में बराबर हैं। सिर्फ दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि ये दोनों जो है वो अ, दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से इन दोनों पे वो आ रहा है, क्या कहते हैं, माइनस साइन आ रहा है। क्लियर है? सर हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों में मासेस का भी डिफरेंस है। हाँ, मासेस का तो डिफरेंस है, वेलोसिटीज का भी डिफरेंस है। मैं सिर्फ यहाँ दो चीज़ों की बात कर रहा था, एक फोर्स की और एक टाइम की। दोनों फोर्सेस ने जो एक दूसरे के ऊपर अप्लाई किए वो दोनों फोर्सेस बराबर हैं, और एक दूसरे पे जो फोर्स जितनी देर के लिए फोर्स लगाइए ये टाइम भी बराबर है। सो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, तो मैं जो है वो इन दोनों को इक्वेट या इसको मैं दूसरी साइड पे ले आऊं, तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो ये चीज समझ आई? यस सर। ओके। सो एफ ए बी की वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो हमारे पास आ रही थी कुछ इस तरह से कि एम वन वी वन प्राइम माइनस एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा था हमारे पास। सर वहाँ पे वी के बाद क्या आएगा? ओ सॉरी, यहाँ पे आएगा वी टू। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ रीअरेंजमेंट करता हूँ टर्म्स की, कि नेगेटिव, ये वाली जो नेगेटिव टर्म है उसको मैं यहाँ ले आऊँ और इस नेगेटिव टर्म को मैं इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा एम वन वी वन प्राइम माइनस एम टू वी टू प्राइम। एम वन वी वन प्राइम प्लस एम टू वी टू। एक मिनट, मैं माइनस कौन सी टर्म ले जा रहा हूँ, ये वाली टर्म, माइनस वाली टर्म है तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगी। और एम टू वी टू प्राइम प्लस एम वन वी वन। देखो जरा एक्सप्रेशंस मैंने सही लिखे हैं? यस सर। ओके, एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक की है इसमें। एम वन वी वन प्राइम माइनस एम वन वी वन इक्वल्स टू, सर मुझे लगता है कि वहाँ पे बीच में वो आएगा, माइनस आएगा। हाँ मैंने एक माइनस साइन शायद मिस कर दिया है। हाँ, एम वन वी माइनस एम टू वी टू फर्स्ट हाँ वाला यहाँ मैंने जो है सेकंड। वो एक माइनस साइन मिस किया है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखता हूँ। ये जो दोनों फोर्सेस आपस में बराबर थी, सो मैं इनको जो है वो नेगेटिव साइन के साथ ही जो है वो यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। दैट फोर्स ऑफ बॉडी ए ऑन बी हमारे पास थी एम वन वी वन प्राइम माइनस एम वन वी वन इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए मेरे पास थी एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू। सो ये मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हो रही है। माइनस साइन को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, सो एम वन वी वन प्राइम माइनस एम वन वी वन इक्वल्स टू माइनस एम टू वी टू प्राइम प्लस एम टू वी टू। सो ये मैंने क्या किया, माइनस साइन जो ये है, इस माइनस साइन को मैंने अंदर इक्वेशन के जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं रीअरेंजमेंट करता हूँ इन एक्सप्रेशंस की। सो
नेगेटिव टर्म जो है वो इक्वेशन के इस तरफ में ले आता हूँ, तो ये नेगेटिव टर्म यहाँ पे आके प्लस होगी। सो m1v1 प्लस m2v2, और ये वाली टर्म को मैं यहाँ ले आता हूँ, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। सो ये मेरे पास जो है वो एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, सो इन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम देखें, सो m1 और m2 तो दोनों साइड पे आ रहे हैं, दोनों जो है वो सेम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। v1 प्राइम v2 प्राइम आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर v1 और v2 आ रहा है। सो अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ कि m1 v1 क्या चीज है? सर ये इनिशियल मास और वेलोसिटी है बॉडी की। ये इनिशियल मास, और ऑब्वियसली मास तो सेम रहता है, वेलोसिटी असल में इनिशियल है। तो हम मास इनटू वेलोसिटी का मतलब होता है मोमेंटम। सो मोमेंटम असल में क्या है? मोमेंटम ये बॉडी का है इनिशियल मोमेंटम। किसका? ऑफ बॉडी ए। सिमिलरली ये जो m2v2 है, m2v2 क्या है? इट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम है। सिमिलरली m1v1 प्राइम क्या है? v1 प्राइम जो है वो बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी थी, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ ए। सिमिलरली m2v2 प्राइम का मतलब ये है कि इट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। ये चारों टर्म समझ आ गई? यस सर। ओके, सो अब इन चारों चीजों की फॉर्म में यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारे पास m1v1 प्राइम ए, m1v1 आ गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ये हमारे पास आ गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। सिमिलरली ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, और ये हमारे पास आ गया फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, और इनके बीच में प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब, और बीच में इक्वल्स टू, तो इस टर्म का मतलब है सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम और जो हमारी दूसरी साइड है ये हमारे पास है इट इज द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। सो इस इक्वेशन से हमने ये देखा कि जब भी इंटरैक्टिंग बॉडीज होती हैं, दो या दो से ज्यादा इंटरैक्टिंग बॉडीज, तो उन बॉडीज के अंदर जो इनिशियल मोमेंटम्स का सम है वो हमेशा बराबर होता है फाइनल मोमेंटम्स के सम के। सो यहाँ मैंने जो है वो सिर्फ दो बॉडीज ली थी। लेट्स से हमारे पास दो से ज्यादा बॉडीज हैं, तो पहली बॉडी के मोमेंटम में भी चेंज आएगा, दूसरी बॉडी के मोमेंटम में भी चेंज आएगा। इस तरह से हमारे पास सिस्टम में जितनी भी बॉडीज मौजूद होंगी, तमाम बॉडीज के मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा। बट जो चेंज अगर हम पूरे सिस्टम का टोटल निकालेंगे ना, टकराने से पहले तमाम बॉडीज का मोमेंटम, टकराने के बाद उन तमाम बॉडीज का मोमेंटम, तो ये जो सम है हमारे पास, सम हमेशा बिल्कुल सेम आता है। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, सो इसी बात को जो है वो हम प्रॉपर स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर लिखें, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, के जिसका मतलब ये है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आ सिस्टम, हम यहाँ बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों इंडिविजुअल बॉडीज को देखें तो दोनों की बॉडीज की मास तो सेम थे, बट वेलोसिटी में चेंज आ गया था। तो दोनों की वेलोसिटीज में चेंज आया, दोनों का मोमेंटम भी चेंज हुआ, इसका मतलब है। सो हम एक बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम पूरे सिस्टम की बात करें जिसमें हमारे पास दोनों बॉडीज थी, या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कि बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है, बॉडी का नहीं सॉरी, सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे पास जो है वो
एक वो थी, टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है ये टॉपिक? यस सर। ओके, उसके बाद जो है वो दो टाइप के हमारे पास कोलिजन्स होते हैं, उसको देख लेते हैं जल्दी से। कोलिजन का मतलब सिंपल डेली लाइफ में जो होता है, जब बॉडीज टकराती हैं तो उसे हम कोलिजन कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो कोलिजन का जो है वो मीनिंग सेम होता है कि जब भी कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को कोलाइड करती है, या दो से ज़्यादा बॉडी सिस्टम पूरे ऑफ बॉडीज कोलाइड करती हैं, तो कोलिजन उस कुछ बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के, दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है इलास्टिक कोलिजन और एक कहलाता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये दो तरह के कोलिजन हमारे पास होते हैं। दोनों के अंदर जो कॉमन बात है वो ये कि दोनों का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है पूरे सिस्टम का। बट इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक डिफरेंस ये है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, बट साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडीज की इज ऑल्सो कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी भी पूरे सिस्टम की जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आता। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कुछ इस तरह होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज नॉट कंजर्व। बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होती। बॉडी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर चेंज आ जाता है। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि दोनों कोलेजन्स के अंदर जिस तरह मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, बिल्कुल इसी तरह से जो टोटल एनर्जी है, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, ये हमेशा जो है वो कंजर्व रहती हैं। और दोनों के अंदर टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व या कांस्टेंट रहते हैं सिस्टम के। जबकि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सिस्टम मौजूद है और इस सिस्टम के अंदर एक बॉडी है ए। इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, लेट सपोज ये है 50 जूल्स की। दूसरी बॉडी हमारे पास है बॉडी बी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज इक्वल्स टू 100 जूल्स। सो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है? सर 150। ठीक है, सिस्टम की हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई 150 जूल। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, दोनों मूव करके टकराते हैं। सो हमारे पास जो बॉडी ए थी उसकी जो टकराने के बाद जो एनर्जी हो गई लेट्स, और बॉडी बी थी टकराने के बाद इसकी एनर्जी कुछ इस तरह से हो गई, लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गई 80 जूल्स और ये हमारे पास हो गई 70 जूल्स काइनेट टोटल एनर्जी। सो अब जब इन दोनों टकराने के बाद इन दोनों बॉडीज की एनर्जी को देखें तो अब हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आई? सर वापस आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैंने ये कहा कि टकराने से पहले सिस्टम की जो टोटल एनर्जी थी वो थी 150 जूल्स, और टकराने के बाद जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जीज के अंदर जो चेंज आया इट इज 80 जूल्स एंड 70 जूल्स। तो टोटल एनर्जी जो सिस्टम की थी वो अगेन कितनी आ रही है? इट इज इक्वल टू 150 जूल। इट्स मीन इस तरह का जो कोलिजन है जिसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन भी सेम थी। जबकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉडीज कुछ इस तरह की हो कि इस बॉडी की फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जो एनर्जी है लेट सपोज इट इज 100 जूल, और दूसरी बॉडी है हमारे पास बी, इसकी इस डायरेक्शन के अंदर जो एनर्जी है इट इज लेट सपोज 150 जूल्स। सो यहाँ हमारे पास जो टोटल एनर्जी सिस्टम की आ रही है इट इज 350 जूल्स।
जब ये दोनों बॉडीज ए और बी एक दूसरे को टकराएंगी, तो टकराने के बाद लेट सपोज इसकी एनर्जी हमारे पास हो जाती है 150 जूल्स, और ये हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी, और बॉडी बी की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है लेट सपोज इट इज आल्सो 150 जूल्स। सो अब हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ रही है, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ रही है इक्वल्स टू 300 जूल्स। सो रिमेनिंग जो 50 जूल्स थे वो कहाँ गए? सर वो सिस्टम में चले गए मे बी। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि सम पार्ट ऑफ द एनर्जी is wasted in the form of friction, heat और sound। जब ये दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करेंगी, जैसे डेली लाइफ के अंदर एक कार दूसरी कार को कोलाइड करती है, तो कोलिजन की वजह से वहां पर हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, तो वहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो जो मैंने दूसरी वाली एग्जांपल दी है, इस दूसरी एग्जांपल के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो ये जो दूसरा सिस्टम था, इसमें मैं कहूंगा कि बिफोर कोलिजन एक एनर्जी ये थी और दूसरी एनर्जी मेरे पास ये थी। कोलिजन के बाद बॉडी ए की एनर्जी, बॉडी बी की एनर्जी, और साथ साथ हमारे पास यहाँ 50 जूल्स और प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज हीट प्लस साउंड। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को हम देखें बॉडीज की, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बट टोटल एनर्जी को देखें तो टोटल एनर्जी अब भी कंजर्व है। 150 जूल्स बॉडी ए के, 150 जूल्स बॉडी बी के, और सिर्फ 50 जूल्स और हीट और साउंड की फॉर्म में जो वेस्ट हो रहे हैं वो एनर्जी। सो टोटल एनर्जी अब भी मेरे पास 350 आ रही है, पहले भी 350 थी, इसका मतलब टोटल एनर्जी तो कंजर्व है। बट टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले 350 आ रही थी, और कोलिजन के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ 300 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस सिस्टम के अंदर कंजर्व नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये वाला कोलिजन इन इलास्टिक है, जबकि जो पहले मैंने एग्जांपल दी थी वो कोलिजन मेरा इलास्टिक कोलिजन है। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके। सो इन दोनों के अंदर बस एक लास्ट चीज मैं ऐड कर दूं, जो यहाँ मैंने लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, जबकि इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। सो कंजर्व रहने का मकसद या रीजन क्या है, वो ये कि नो एनर्जी इज वेस्टेड इन एनी नॉन यूजफुल एनर्जी। जबकि काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व नहीं है, टोटल कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, तो वो कोलिजन इनइलास्टिक कहलाता है। और इसके अंदर जो है वो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड और फ्रिक्शन। अगर लास्ट बस एक चीज इन दोनों की एग्जांपल्स। सो इलास्टिक कोलेजन जो है वो डेली लाइफ में हमें कहीं भी एग्जिस्ट होता हुआ नहीं मिलेगा। डेली लाइफ में जहां भी कोई भी बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं, तो वहाँ हीट और साउंड जरूर प्रोड्यूस होती है। सम पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ दिस वे, नॉन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। सो इलास्टिक कोलिजन की जो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स हैं, वो है कोलिजन बिटवीन particles or molecules of solids, liquid और gases। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टकराते हैं, और उनका जो टकराना है उस दौरान कोई हीट या साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। जबकि डेली लाइफ के कोई भी कोलिजन को हम यहाँ इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल्स के अंदर कोट कर सकते हैं, लाइक एक ट्रक
वॉल के साथ कोलाइड कर देता है, एक बाइसिकल एक मोटरसाइकिल के साथ कोलाइड कर देती है। एक बॉल को जब हम बॉल के ऊपर थ्रो करते हैं तो वॉल और बॉल के दरमियान जो कोलिजन है वो भी इन इलास्टिक होगा। डेली लाइफ के किसी भी कोलिजन को लेके हम कोट कर सकते हैं दैट इट इज इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है यहां तक? यस सर।